नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर नया दिन युद्ध के और अधिक खतरनाक होने का संकेत दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान पर अब तक के सबसे बड़े सैन्य हमले की तैयारी पूरी है और अंतिम फैसला जल्द लिया जा सकता है। दूसरी ओर तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो उसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा कठोर होगा। इस बीच रेड सी से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक समुद्री मार्ग तनाव का केंद्र बने हुए हैं। हूती विद्रोहियों के हमलों ने वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति को प्रभावित किया है, जबकि कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं। ब्रिटेन ने अपने सैन्य अड्डे अमेरिका के लिए खोल दिए हैं और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है या फिर अंतिम क्षणों में कूटनीति कोई रास्ता निकाल पाएगी। इसी बड़े भू राजनीतिक संकट, उसके वैश्विक असर और भारत पर पड़ने वाले प्रभाव पर आज हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान जुड़ेंगे, पर पहले हम एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। पश्चिम एशिया एक बार फिर गंभीर सैन्य टकराव के दौर से गुजर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और अब केवल अंतिम राजनीतिक निर्णय लिया जाना बाकी है। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने अभी तक पर्याप्त नुकसान नहीं झेला है और अमेरिका उसे परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने नहीं देगा। इसके जवाब में ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने स्पष्ट कहा कि यदि अमेरिकी हमले जारी रहे तो अमेरिका को पहले से कहीं अधिक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया कि कूटनीतिक बातचीत का रास्ता अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड लगातार ईरान के सैन्य ढांचे, कमांड सेंटर, ड्रोन ठिकानों और संचार नेटवर्क पर हमले कर रहा है। दूसरी ओर ईरान ने बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमलों का दावा किया है। खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन गतिविधियों के कारण कई देशों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत कर दी है। युद्ध अब केवल जमीन और आसमान तक सीमित नहीं रहा। रेड सी और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में हूती विद्रोहियों की सक्रियता ने वैश्विक समुद्री व्यापार को प्रभावित किया है। कई जहाजों को लंबा समुद्री रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिससे माल ढुलाई की लागत बढ़ रही है। तेल टैंकरों पर हमलों ने ऊर्जा बाजारों की चिंता और बढ़ा दी है। इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव और बढ़ा तो तेल की कीमतों में और तेजी आ सकती है। इसका असर महंगाई, परिवहन और वैश्विक सप्लाई चेन पर भी पड़ेगा। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्ग प्रभावित होने से हजारों उड़ानें रद्द या डाइवर्ट हुई हैं। ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए तेल की बढ़ती कीमतें आर्थिक चुनौती बन सकती हैं। ब्रिटेन द्वारा अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की अनुमति देने से ये संघर्ष और व्यापक होता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान, कतर और कुछ अन्य देश कूटनीतिक समाधान की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन फिलहाल सैन्य गतिविधियां कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अब पूरी दुनिया की नजर वॉशिंगटन और तेहरान पर है। क्या सैन्य दबाव दोनों पक्षों को बातचीत की मीज तक लाएगा या फिर पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? आने वाले कुछ दिन केवल इस क्षेत्र ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा तय कर सकते हैं। चलिए हम चर्चा का रुख करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाला समय क्या दर्शाता है। मेरे डॉक्टर मोहम्मद अली शाह है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और सोहेल कासमी है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, कीमती समय साझा करने के लिए। शुरुआत में करूंगा मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सर से। सर, अगर अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का दावा करता है तो उसकी सैन्य रणनीति किस तरह हो सकती है? क्या वे केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा या फिर कमांड सेंटर, मिसाइल नेटवर्क और सामरिक ढांचे जो हैं वो भी उसके निशाने पे होंगे, व्यापक कार्रवाई उस पर भी करेगा? जी, पहली बात तो अमेरिका, मुझे लगता नहीं कि उनमें वो अमेरिका ईरान पे हमला करेगा जैसे वो कह रहा है, क्योंकि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। जो बरसते हैं वो गरजते नहीं और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो अब अगर फिर भी आपके सवाल को अगर आगे बढ़ाते हुए अगर मैं मान भी लूं, तो अगर वो जमीनी हमला करता है तो ये तो फिर हाँ, तो फिर मैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है सत्ता पलट की जमीनी हमले पे। लेकिन ईरान की नहीं, अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका को फिर वहां पे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ईरान जो है
जमीनी हमले के लिए कोई व्यवस्थित लोकेशन एक किले की तरह है, वो घिरा हुआ है चट्टानों से, पहाड़ों से। तो जो भी एक किले की तरह है, तो जो भी जाएगा जमीनी हमले के लिए उसको मुक्की खानी पड़ेगी, पहली बात तो वहां पर। अब अगर ईरान के ऊपर, ईरान आप देखिए एक छोटा सा मुल्क, 1979 से सैंक्शन जिसके ऊपर हो, उसने अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि अमेरिका जैसी नंबर 1 वर्ल्ड पावर सुपर जाइंट के आगे खड़ा हो गया। हम झुकेंगे नहीं, हम घुटने टेकेंगे नहीं, हम बुली नहीं होंगे आपसे, आपको जो मर्जी कर रहे हैं कर लीजिए। ईरान ने तो कपड़े खो दी और दिखा दी, संदेश दिया कि हम तैयार हैं कुर्बानी देने की, शहादत के लिए, क्या आप तैयार हैं? तो अमेरिका बिल्कुल भी, अमेरिका को बॉडी बैग्स मंजूर नहीं। 20 साल रही अफगानिस्तान के अंदर, 20 साल के बाद क्यों निकली वहां से? क्योंकि जब बॉडी बैग्स घर आने लगे थे, अमेरिका को मंजूर नहीं था कि बॉडी बैग्स घर आ रहे हैं। तो अगर वो हमला करता भी है जैसे कि ईरान के ऊपर, तो फिर तो ऑल आउट हो जाएगा। फिर अगर ऐसा हुआ तो केवल सैन्य स्थानों पे ही नहीं, अमेरिका के हमेशा डबल स्टैंडर्ड्स हुए हैं, अमेरिका सिविलियंस को भी टारगेट करेगी। अमेरिका ने 100 से अधिक राष्ट्रों पे अब तक मिलिट्री एक्शन कर रखा है, किसी ने नहीं बोला आज तक कि जो आप कर रहे हो वो उग्रवाद है, ये गलत बात है, किसी ने नहीं बोला। 1953 में भी अमेरिका ने ईरान के ऊपर ऐसी ही कार्रवाई करी थी, जब मोहम्मद मोहद्दीक वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे, उनको हटाया गया था और शाह ऑफ ईरान, शाह रजा, मोहम्मद शाह रजा पहलवी को वहां पर बिठाया गया था एक कठपुतली के तौर पे। लेकिन बाद में ये 1979 में सत्ता पलट हुई, मैं मानता हूं, लेकिन 1978, लेट 1978 में ही यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गई थी, जब शाह ऑफ ईरान मोहम्मद शाह रजा पहलवी को ईरान छोड़कर जाना पड़ा अमेरिका। और 1982 में, आप सुनिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे ज्यादा फेल्ड मिलिट्री ऑपरेशन अमेरिका का हुआ है ईरान के खिलाफ। 1982 में उसको कहते हैं ऑपरेशन ईगल क्लॉ। ऑपरेशन ईगल क्लॉ में 8 चिनुक उड़ के आते हैं अमेरिका से ईरान में ऑपरेशन करने के लिए। भाई आप यकीन मानेंगे, एक भी चिनुक वापस नहीं जाता है अमेरिका उसमें से। तो ये एक बहुत बड़ी हार थी अमेरिका की ईरान के आगे। वैसा ही मैं कुछ होते हुए देखता हूँ, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जी ठीक है, मैं करता हूं रुख दोबारा आपका और करूंगा सोहेल काज़मी सर का। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य हमला कर सकता है। क्या ये केवल ईरान पर दबाव बनाने की एक रणनीति हम इसको मान सकते हैं, या जो वाशिंगटन है वास्तव में पूर्ण पैमाने के सैन्य अभियान की ओर बढ़ रहा है? सोहेल काज़मी के यहाँ पे मेरे ख्याल से ब्लैकआउट हो गया है, लाइट आउट हुई है। कोई नहीं, उनको आवाज तो जा रही होगी। जी सर, आप सुन रहे हैं मेरी बात? काज़मी सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, साहिल जी, बिल्कुल मेरे को पैनलिस्ट सर ने जैसे कहा, बिल्कुल वही जमीनी हकायक हैं। अमेरिका देखिए अब फंस चुका हुआ है और वो एग्जिट चाहता है कि कैसे ग्रेसफुल एग्जिट हो, लेकिन ट्रम्प थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रेसिडेंट है। वो कोई उसकी जो ब्रेन है वो स्टेबल नहीं रहता है, और वो चाहते हैं, मुझे लगता है पेंटागन भी चाहता है और व्हाइट हाउस भी चाहता है कि जितने एक्सपेरिमेंट हैं, जो भी पाइपलाइन में, वो ट्रम्प के जमाने में ही हो जाए। अब जब वो ये कह रहा है कि सबसे बड़ा मैं अटैक करूंगा ईरान पे, तो वो जमीनी अटैक होगा। जमीनी अटैक में क्या होगा, वो तो 4000 किलोमीटर से दूर है ईरान, तो वो किसी न किसी और सरजमी को इस्तेमाल करेगा। मुझे लगता है पाकिस्तान तो बड़ा खुशी से अपनी सरजमी देता है, अगर उनको आप डॉलर्स में कहीं भी पे कर दो, तो मुझे लगता है कोई भी जुड़ता हुआ इलाका डिस्टेंस के हिसाब से, तो वो हमेशा मुझे लगता है उनको, लेकिन वो इतना बड़ा जो अटैक है उसकी जो रिपरकशंस होंगी वो अमेरिका को भी भुगतनी पड़ेंगी। ईरान ने तो सर पे कफन बांधा है, ईरान कोई इतना पावरफुल मुल्क नहीं है, सिर्फ जज्बातों से भरा हुआ है और एक जज्बा है उनमें अपने आप को डिफेंड करने का, और वो डिफेंड कर रहा है। लेकिन एक पब्लिक ओपिनियन जो इंटरनेशनली ड्रॉ हो रहा है वो ईरान के फेवर में हो रहा है कि भाई नाजायज नाहक
एक जंग आपने शुरू कर दी और उसमें आपको कुछ हासिल तो हुआ नहीं, हालांकि आपने हायर उनकी जो हिरारकी है उनको असैसिनेट कर दिया। लेकिन ये सब चीजें और ट्रंप को थोड़ा सा और भी झटका लगा जब खामनाई साहब का फ्यूनरल था और जिसमें पूरी दुनिया सिमट के उस नवाजे जनाजा में शामिल हुई, और कितना ऑर्गेनाइज जनाजा ईरान के सरजमीन पे हुआ, वो भी एक मुझे लगता है बौखलाहट है ट्रंप को कि भैया, और जिस तरह के नारे और जिस तरह के पोस्टर्स और जितना तरह की चीजें ट्रंप के खिलाफ वहां प्रदर्शन देखी गई है, वो भी एक फ्रस्ट्रेशन है अमेरिका को। लेकिन ये काजम सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। को ईरान की तरफ हाँ। इंक्लाइंड होते हुए दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है उधर से पाकिस्तान ने अपने सोल्जर, सऊदी अरेबिया, इधर उधर आप देख लीजिए, पूरा इंटरनेशनली जो पॉलिटिकल सीन है वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। तो वो कोई इन फेवर नहीं है अमेरिका के या ट्रंप की पॉलिसीज के। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में सूझबूझ यही लगती है मुझे, वो दाड़े मारता रहेगा, धमकाता रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीकाकार इवॉल्व होगा जिसमें रशिया होगा, चाइना होगा। अब ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं रह गई है, इसमें बहुत से मुल्क इन्वॉल्व हो चुके हैं। अभी वो शायद सामने नहीं, किम जो धमकियां दे रहा है वो भी आप सुनिए, उसको भी आप नॉन सीरियसली मत लीजिए, वो भी सीरियस अफेयर से बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बीच का रास्ता ही सबसे साजगार रहेगा अगर अमन को प्रिवेल करना है पूरे यूनिवर्स में, और पूरा दुनिया जो है वो अमन की तरफ आगे बढ़े। उसके लिए ट्रंप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर है, सुपर पावर है, और इसका जिस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज है, मुझे लगता है द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू ट्रंप टू ईज आउट द थिंग्स इन यूनिवर्स। सर ठीक है सर, मैं रुक करता हूं दोबारा आपका, मैं रुक करूंगा मेजर सर का। सर, ईरान लगातार ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों के इस्तेमाल की बात करता रहा है। तो मौजूदा हालात जो बने हुए हैं उसमें ईरान की सैन्य क्षमता किस तरह की आप समझते हैं? क्या अमेरिका और उसके सहयोग के लिए वो एक बड़ी चुनौती बन सकती है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, अमेरिका की सबसे बड़ी गलती हुई थी कि उन्हें 28 फरवरी को जो टॉप लीडरशिप है ईरान की, उसका खात्मा किया था, जहां पर डिफेंस मिनिस्टर, आईआरजीसी चीफ, अन्य लीडर, उनके सुप्रीमो अयतुल्लाह खोमेनी का उसमें खात्मा किया था। ये बहुत बड़ी गलती हुई थी, क्योंकि 86 ईयर ओल्ड खोमेनी को मारकर उन्होंने रिप्लेस किया एक 56 साल के खोमेनी को, जो कंपेरेटिवली मच यंगर है, जाहिर सी बात है। और जो 86 ईयर ओल्ड खोमेनी साहब थे, उन्होंने कहा था कि कुछ मिसाइल्स पे और उनकी जो हथियार जो उन्होंने प्रोसेस कर रखे हैं उन पे कुछ पाबंदियां होंगी, जैसे कि एक मिसाइल इतने किलोमीटर दूर नहीं तक, वहां तक आप रेंज मत बनाओ, इस तरीके से। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी जो न्यूक्लियर शक्ति है वो नेगेटिवली इस्तेमाल नहीं होगी, पॉजिटिव तरीके डेवलपमेंट के लिए। पता है, अब मैं नहीं जानता वो कैसे होता है, मगर उन्होंने ये बयान दिए थे। ठीक है, अब 56 ईयर ओल्ड मुश्तबा खुमैनी को वहां पर बिठा दिया गया, और जो कि और भी ज्यादा घातक हो गया, कंपेरेटिवली यंगर ब्लड, जो कि बल्कि एक जख्मी शेर, जख्मी शेर तो और भी घातक होता है। अब ईरान की सैन्य शक्ति, ईरान की जो मिलिट्री थी, जो प्रॉपर रेगुलर आर्मी थी, वो तो 1979 में ही आईआरजीसी, हालांकि आईआरजीसी रेगुलर आर्मी नहीं है, ना ही पैरामिलिट्री है, वो अयतुल्लाह खुमैनी, वो खुमैनी साहब की बस प्राइवेट आर्मी मानी जा रही थी, क्योंकि उन्होंने 1979 में स्थापना करी थी आईआरजीसी की, कि भाई ये हमें भरोसा नहीं है, एतबार नहीं है, रेगुलर आर्मी तो शाह ऑफ ईरान मोहम्मद शाह रजा पहलवी को सपोर्ट करेगी, तो हमने ये भर्ती कर दी, बिठा दी। ठीक है, तो आईआरजीसी रेगुलर आर्मी भी नहीं है। अब ईरान के पास ना ही प्रॉपर ऑर्गेनाइज एयरफोर्स है, ना ही ऑर्गेनाइज नेवी है, मैं तो कहूंगा ना ही ऑर्गेनाइज आर्मी भी है। हालांकि आर्मी है, मगर आईआरजीसी इज बेसिकली विच कॉल द शॉट्स। हालांकि आईआरजीसी रेगुलर कुछ भी नहीं है इनका, तो उनके पास ये है कि बस दमखम है। उनके प्रॉक्सी भी हैं, हमस तो ईरान के प्रॉक्सी हैं, हुईती सपोर्ट कर रहे हैं यमन से, हिजबुल्ला लेबनान से सपोर्ट कर रहा है, हमस भी इनके प्रॉक्सी हुए। तो आईआरजीसी और हमस बेसिकली, और जो रेगुलर आर्मी है वो इतना दमखम नहीं लगती होगी शायद, लेकिन इनके पास जज्बा है लड़ने का। इनकी अगर इतिहास, डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़ा हल्का सा रिसर्च करते और देखते इनका इतिहास क्या रहा है,
1980 से लेकर 1988 में इराक के साथ जंग लड़ा था इन्होंने। 1 मिलियन कैजुअलिटी हुए थे ईरान के, 1 मिलियन। कोई यकीन मानेगा? 1 मिलियन। लेकिन ईरान पीछे नहीं हटा। स्टेलमेट में रिजल्ट हुआ वो युद्ध, वो अलग बात है। बैटल ऑफ करबला, सब जानते हैं इसके बारे में। इनकी एक परंपरा रही है शहादत देने की, शान की बात है। ये लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे। आप देखिए, एक माइनफील्ड में छोटे छोटे बच्चे अपने सैनिकों को दिखा रहे हैं, आज वो मैं लीड करता हूं, अगर पाँव उड़ेगा तो मेरा उड़ेगा, मैं आता हूं, बड़े बहादुरी से। और दूसरी बात है, इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको बताइए, किले की तरह। और स्ट्रेट ऑफ होम्स भी तो इनके पास में है, ज्योग्राफिकली करीब में है, इसलिए उनपे इन्होंने ठोस जमाया। तो अपने ये मिलिट्रीली हथियार इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, केवल इकोनॉमिकली, आर्थिक तरीके से, हर तरीके से ईरान लड़ेगा, इस्तेमाल करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप, देखिए, इजराइल ने कोक्स किया था अमेरिका को कि जाओ लड़ो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी। आज की तारीख में कहाँ है इजराइल? इजराइल तो बहुत स्मार्ट साबित हो गया भाई, अमेरिका को फंसा के वो खुद बिल्कुल। पीछे हट गया और फंस गई अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप साहब स्वयं जिम्मेदार होंगे कि नए वर्ल्ड एम्पायर जो आएगा ना, जहाँ पर रूस, चीन, ईरान, इट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द अमेरिकन एम्पायर। मैं तो ये कह के समाप्त करूंगा कि ये एक शुरुआत है एक अंत की अमेरिकन एम्पायर के लिए। जी ठीक है सर। सुनील काज़मी सर, ईरान लगातार जवाबी हमलों की चेतावनी दे रहा है और अमेरिकी ठिकानों को निशाना भी बनाने का वो दावा करता रहा है। तो क्या लगता है कि ईरान के पास अभी भी इतनी सैन्य और रणनीतिक सामर्थ्य है, या कैपेबिलिटी है कि वे लंबे समय तक अमेरिका का मुकाबला कर सकेगा? देखिए 28 फरवरी से लेके आज तक आप देखिए कि जब भी ईरान की तरफ से कभी पहले हमला नहीं हुआ, ना इजराइल के ऊपर ना अमेरिका के ऊपर। जब जब उन्होंने इन पे अटैक किया, उन्होंने रिटेलिएट किया, और रिटेलिएशन ऑन है, आज तक भी ऑन है। इसका मतलब उसके पास वो ताकत है रिटेलिएशन की, और वो कर रहा है, वापस अपने आप को बचा रहा है। और किस तरह का जवाब दे रहा है वो भी आपके सामने है। सब विजुअल्स आज पूरी दुनिया में सर्कुलेट होते हैं, तो हम देखते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ईरान भी वैसा ईरान नहीं है जैसा ट्रंप ने सोचा हुआ है, और ये वेनेजुला नहीं है जैसे जहां वो चाहता था कि वेनेजुला की तरह हम चीजें कर लेंगे। कोशिश तो वैसे ही की थी, लेकिन होगा नहीं। जैसे इन्होंने कहा कि 8 साल इराक के साथ जंग, फिर अमेरिका के साथ जंग, बहुत सी जंगें हैं। देखिए ईरान का जो अपना एक फैब्रिक है, जो अपना असासा है, जो अपना कल्चर है, जो अपनी सभ्यता है, वो हमेशा सुबह से रात तक शहादतों के ऊपर वो मुल्क बना हुआ है। और वो शहादतें जो है बड़े रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ी हुई शहादतें। मैं ये समझता हूं कि देखिए वो रहें ना रहें उनको ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरा पॉलिटिकल नरेशन, जो इंटरनेशनल नरेशन है, वो ईरान ने बदल दिया है। और ईरान के सिंपैथाइजर भी बहुत हैं। अगर अमेरिका के सिंपैथाइजर हैं तो ईरान के भी सिंपैथाइजर बहुत हैं। जब ये आगे चीजें बढ़ेंगी, हम दुआ करते हैं ना बढ़े, क्योंकि हर तरफ इंसानियत का कत्ल हो रहा है, ना बढ़े, कहीं ना कहीं रोकथाम हो, कहीं ना कहीं बातचीत हो। लेकिन जो टेम्परामेंट ट्रंप का भी है वो भी कोई अच्छा नहीं है, और जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया, हमें भी पता है हिस्ट्री में कितने प्रेसिडेंट्स अमेरिका के भी इम्पीच हुए हैं। मुझे लगता है ये भी उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए नाटो को नहीं मानता, यूनाइटेड नेशंस को नहीं मानता, और ये भी लगता है कि ईरान जो है एक वियतनाम दूसरा ना बन जाए। तो इस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि आने वाला वक्त इसी की तरफ, बेहतरी की तरफ है कि बीच का रास्ता कोई निकले, और अमेरिका जो है उसकी कोशिश करे, उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उसकी कोशिश करे, और सेफ अपना खूबसूरत एग्जिट जो है वो करे। उसकी भी अपनी भी डिग्निटी कायम दायम रहेगी, और मुल्क का भी जो तरीकाकार है वो कायम दायम रहेगा। लेकिन अभी लग नहीं रहा, क्योंकि ट्रंप जो है एक जिद्दी किस्म का इंसान है। उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करता है, ना चाइना करता है, ना रशिया करता है, कोई भी मुल्क उस पर ट्रस्ट नहीं करता है, चाहे छोटा मुल्क है बड़ा मुल्क है, क्योंकि उसके सुबह से शाम तक ट्वीट्स इतने आ जाते हैं जिनकी कोई आपस में रेलिवेंस मिलती नहीं। तो मैं समझता हूं कि नाटो है, यूनाइटेड नेशंस हैं, बाकी जो इदारे हैं, उनको जोर से आगे आना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इसमें मीडिएशन जो है वो अच्छे ढंग से हो, ताकि सब चीजें जो हैं ये नॉर्मल कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में प्रवेल होना शुरू हो जाए। अगर आज ये बंद भी हो जाता है तो ईरान का नुकसान इतना हो चुका है कि उनको रीबिल्ड करने में भी 3-4 साल लग जाएंगे। वही हाल अमेरिका का भी है। अमेरिका के लोग, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, अमेरिका के फॉर्मर जो जनरल्स हैं आर्मी के, वो भी इसकी मुखालफत करते हैं, और आपने देखा वो भी ट्रंप की पॉलिसीज को कोई अच्छा नहीं समझते हैं। तो मैं समझता
समझता हूं, चाहे और अपने घर में भी देखिए, आदमी बाहर तो लड़ लेता है, लेकिन अपने घर में इन हाउस जब प्रॉब्लम्स होती हैं या इन हाउस कुछ चीजें जब पेनिट्रेट होती हैं, तो मुझे लगता है उसका जवाब देना हर सदर को, हर प्राइम मिनिस्टर को जरूरी बन जाता है, और वही फिर उसकी रणनीति, जो पॉलिटिकल आगे की रणनीति है, वो तय करता है। तो मुझे लगता है कि आने वाला, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक तरीके से सोचता हूं कि ये जंग तो पहले ही रुक जानी चाहिए थी जब इनकी मीडिएशन की बातें शुरू हुई, लेकिन नहीं रुक पाए। तो अब शायद जो है आगे का रास्ता जो है वो क्या होगा, वो ट्रंप को डिसाइड करना है। $37 बिलियन ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं इस पूरे कार्रवाई में, और आगे कितने खर्च होंगे, क्योंकि ट्रंप बिजनेसमैन है। $1 भी घटता है या $1 बिलियन भी घटता है तो उसको हार्ट अटैक ना आ जाए, हमें इसका खतरा रहता है, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो हर चीज को बिजनेस के तरीके से देखता है। और ये पहला प्रेसिडेंट है जो मैं समझता हूँ टू टायर डिप्लोमेसी को छोड़ के हर जगह डॉलर और यूरो की बातें ही रात दिन सोचता रहता है। अगर ये चीजें, वो थोड़ा सा इसको माइंडसेट को बदलेगा और एक सियासी ढंग से अपनी सूझबूझ से इन चीजों को खत्म करने की कोशिश करेगा, वो उसके लिए भी बेहतरी होगी। ईरान को फर्क नहीं पड़ता है, ईरान ने जो अपनी डिग्निटी थी या अपना जो सिंपथाइजर्स थे पूरी दुनिया में, वो बना लिए हैं, और वो सब चीजें उनके खराजे अकीदत जब उन्होंने दी उसमें दिख गई आपको। 17 के करीब जो है यूएस सोल्जर्स जो है, अभी अभी रिसेंटली जो आपने देखा, पहले भी बहुत मरे, लेकिन अभी तो 17 का आंकड़ा आपके सामने आया है। और जमीनी अगर अटैक करता है अमेरिका, तो जो जोग्राफिकल कंडीशंस है ईरान की, वहां उसको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टी तबाही उन अटैकर्स की होगी जो जो अटैक वहां करेंगे, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि माउंटेनियस जो वहां का जो 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 जोग्राफी है उस तरह की है, और वो हाइट्स पे है, और कहते हैं कि पूरी दुनिया में अगर कोई खूबसूरत मुल्क है जिसको भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से इतना खूबसूरत नवाजा गया है, तो वो ईरान है। तो मैं समझता हूँ, और मैंने सर 2002 में लद्दाख में देखा कि अमेरिकन सोल्जर्स इंडिया आते थे ट्रेन होने के लिए हमारे सोल्जर्स के साथ। तो देखिए, आपको रेगुलर आर्मी में आप रिक्रूट होते हैं, लेकिन आपके जज्बात कैसे हैं? आप ट्रेनिंग तो ले लेते हैं, लेकिन आपके जज्बात कैसे हैं? हर ईरान का बच्चे से बुजुर्ग तक जो वहां का बशिंदा है, वो अपने आप को सोल्जर ही मानता है। और 79 ऑनवर्ड्स, जबकि वहां की ये इस्लामिक रेवोल्यूशन आई है, वो अपने मुल्क के लिए शहीद होने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ये फर्क है उनकी आर्मी में और इनकी आर्मी में और इनके लोगों के तरीकाकार में। मुझे लगता है 9 पॉइंट समथिंग करोड़ जो पॉपुलेशन है, वो सब सोल्जर्स हैं ईरान के, अपने मुल्क के लिए जान देने को हमेशा तैयार रहते हैं। और IRGC आपने देखा किस तरह से उन्होंने, जब असैसिनेट हुआ सारा हायरार्की, किस तरह से उन्होंने डिसेंट्रलाइज किया हुआ था पूरी अपनी फोर्सेस को। कहीं भी कोई आपको जो इम्बैलेंस है वो नहीं दिखा, और रिटेलिएशन पे रिटेलिएशन वो कर रहे हैं। और जो जो उनके सूझबूझ, जो भी उनके पॉलिसी मेकर्स हैं, वो रिमार्केबली आगे बढ़ के अपने मुल्क को डिफेंड कर रहे हैं सर। ये सब चीजें जो हैं, इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं सर। बिल्कुल, मैं करता हूं दोबारा का मेजर का रुकना चाहूंगा सर। रेड सी में हूती विद्रोहियों के हमलों ने एक नया मोर्चा खोल दिया, क्या लगता है आपको ऐसा? और क्या अमेरिका अब एक साथ दो अलग अलग सैन्य मोर्चों पर कार्रवाई करने की स्थिति में है और करेगा? बड़ा अच्छा सवाल है अगेन आपका। देखिए, 90s की बात है, हम सऊदी अरेबिया से गए थे, हम बेसिकली बाय रोड टू दमाम, एंड से दमाम से लेके हम वहां पर गए थे, हम बहरीन, फिर हम इजिप्ट भी गए। जब लाल समुद्र क्रॉस करा था हमने, तब उस टाइम पे बहुत ही मेरे को अच्छे से याद है, शांतिपूर्वक था वो। लाल समुद्र में हौथी रेबल्स का बहुत ज्यादा दबदबा अभी नहीं, पहले हो गया था। साल 2 साल पहले भी जितनी भी शिप्स जा रही थी वहां से, जितने भी जहाज जा रहे थे, उसमें हौथी रेबल्स उन पर अटैक करे, तो अमेरिका ने इंटरवीन करना पड़ा। अमेरिका ने काफी हद तक इसको कर्व करने की कोशिश करी, कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन काबू में नहीं आ पाया है वो। अभी भी लाल समुद्र में दोबारा एक्टिवेट हो गए हौथी रेबल्स, जो कि मेनली येमन बेस्ड है। और देखिए, अगर हम बोलते हैं 20% तेल तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 12% तो लाल समुद्र से भी जाता है। फिर एट द एंड ऑफ द डे काफी हद तक तो लाल समुद्र से पे भी हम डिपेंडेंट है। अब अगर यहाँ पर हौथी रेबल्स का दबदबा हो गया है दोबारा से, मैं कहूंगा पहली बार नहीं हुआ है, दोबारा से, तो और अमेरिका के काबू में अब तक नहीं आ पाया है। अमेरिका ने गल्फ ऑफ ओमान में यूएसएस इब्राहिम लिंकन, जॉर्ज बुश, जेराल्ड, हर तरीके का अपना लिया, लेकिन अमेरिका से काबू अब तक हो नहीं पाया है वहां पर। तो ये
खतरे की घंटी है, क्योंकि ये जो मुल्क उस इलाके में भी नहीं है, उसके करीब में भी नहीं है, लेकिन व्यापार पे तो निर्भर है उनसे, आर्थिक तरीके से उन पे फर्क पड़ता है। पिछले महीने जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पीस पैक्ट साइन किया था और कहा था कि भाई द वॉर इज ओवर, युद्ध विराम नहीं, युद्ध समाप्ति का ऐलान किया था, चीख चीख कर पुकार पुकार कर बोला था उन्होंने, उसी टाइम पे मैंने कह दिया था ये एक नंबर के झूठे हैं। ये देखते हैं कहां तक, आई होप बड़ा लंबा चले ये शांति की वार्ता, ये शांति की बात, और शांति हो जाए तो हिंदुस्तान की तो बहुत बड़ी अच्छी खबर थी। अगर शांति हो जाए तो हमें ही अच्छा है, हमारी पूरी दुनिया के लिए फायदा है, हमारे लिए भी फायदा है, लेकिन जंग से किसी का फायदा नहीं होता। बिल्कुल। तो हौथी रेबल्स जो आ गए हैं लाल समुद्र में अपना दबदबा जमाने के लिए, ये इससे नुकसान होगा पूरे देश को, पूरी दुनिया को। जी ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका, मैं और करूंगा सुहेल काज़मी सर का। सर, क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में सैन्य कार्रवाई जो है वो और तेज होगी, या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है उसके चलते अमेरिका ईरान दोनों बातचीत की मेज पर लौट सकते हैं या लौटना पड़ेगा? देखिए सर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ट्रंप की है और ट्रंप की व्हाइट हाउस की है। मैं समझता हूँ ईरान का जो डॉक्ट्रिन है वो सिर्फ ये है कि आई फॉर आई, और वो बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं, और प्रैक्टिकल एबिलिटी को देखते हुए जिस तरह से वो बढ़ रहा है उसके में मुझे लगता है, देखिए वो गिद्दड़ धमकियां बहुत देता है। गिद्दड़ धमकियों में 159 शिप्स जो हैं हमने उड़ा दिए ईरान के, और कुछ चीजें सच होती है, मैक्सिमम चीजें सर वो ग्राउंड पे ऑन ग्राउंड दिखती नहीं है। तो मैं समझता हूं कि एक सुपर पावर होने के नाते, एक सुपर जो न्यूक्लियर पावर होने के नाते, अगर उसको आगे की अपनी रणनीति कायम दायम रखनी है तो उसको ईरान से बात करनी है, और ये जो फजूल की एक जंग छेड़ दी हुई है ईरान के साथ, इसको कहीं ना कहीं कटेल करके एक सेफ एग्जिट के तौर पे इसको यहां से निकलना है सर। ठीक है सर, धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने के लिए। सुहेल काज़मी सर आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सर आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, कीमती समय साझा करने के लिए। काफी अहम बातें आप दोनों ने रखी हैं। देखते हैं आने वाले समय के अंदर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। धन्यवाद सर। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ रहा है। अब ये केवल दो देशों का विवाद नहीं रह गया है, इसका असर वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। एक और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है तो दूसरी ओर कूटनीति की अंतिम उम्मीद पर भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। बड़ा सवाल यही है कि क्या हथियारों की आवाज बातचीत पर भारी पड़ेगी या फिर दोनों पक्ष किसी समझौते तक पहुंचेंगे। आने वाले घंटे और दिन इस पूरे संकट की दिशा तय करेंगे और दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी रहेंगी। सवाल आज का में इतना ही। भारत न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।